तो अभिजीत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल के पहले पॉडकास्ट पे। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सर स्ट्रेट मेरे को आपसे ही बात करने का मौका मिल रहा है इतने जो बहुत डिस्टर्बिंग सा मुद्दा चल रहा है अभी, जो रशिया और यूक्रेन का। तो मैं चाहता हूँ कि हम बेसिक से शुरू करें एंड देन वी विल डीप डाइव इनटू ईच टॉपिक। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा एक ले मैन की लैंग्वेज में नेटो क्या है, क्योंकि नेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी जो जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर। तो नेटो क्या है? ये एक अलायंस है बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज। जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है उनका अलायंस है विथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम अदर कंट्रीज। हम्म। तो इसको ये नेटो क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। जी। सो नेटो का इनिशिएशन क्या हुआ था? उसका ओरिजिन था एज ए एंटी यूएसएसआर अलायंस इन द 20th सेंचुरी। ओके। क्योंकि 20th सेंचुरी में ये कोल्ड वॉर चल रहा था और दो सुपर पावर्स थे, यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। हम्म। तो यूएसएसआर बहुत ही पावरफुल कंट्री था इन यूरोप। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा मेजर पावर हो गया यूरोप में यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम्म। यूएस जो है वो एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, एग्जैक्टली। राइट, जियोग्राफिकली। यस। लेकिन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर यूएस बिकेम द मेजर पावर इन वेस्टर्न यूरोप। बिकॉज हम्म। उन्होंने उन्होंने पूरे जो कंट्रीज है वहां के उनके उनके ऊपर बहुत सारा इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर दिया था बाय द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सो एक तरफ ईस्टर्न यूरोप में यूएसएसआर मेजर पावर बन गया, सुपर पावर जिसका ग्लोबल रीच था, और दूसरी तरफ वेस्ट में यूएस था। तो यूएस को अपनी हेजेमनी वेस्टर्न यूरोप में बनाए रखनी थी। तो उसके लिए उन्होंने ये एक अलायंस स्टार्ट किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जिसमें यूएस था, यूके था, फ्रांस था, जर्मनी था और कुछ और कंट्रीज था उस समय। सो दिस वाज अ एंटी यूएसएसआर अलायंस। और उसके रिएक्शन में एक यूएसएसआर का भी अलायंस बन गया जिसको बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट अलायंस ओके। या वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज। कुछ कुछ कंट्रीज थे ईस्टर्न यूरोप के जो वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स बन गए। सो एसेंशियली ये पूरा बाइपोलराइजेशन हो गया यूरोप में। एक तरफ नेटो कंट्रीज, एक तरफ यूएसएसआर वाले कंट्रीज जो वॉर्सो पैक्ट अलायंस के मेंबर्स थे। ओके। सो ये सिचुएशन चलता रहा। और यूएस ने क्या किया कि उन्होंने जितने भी कंट्रीज थे नेटो के उसमें अपने ट्रूप्स स्थापित कर दिए, स्टेशन कर दिए। सारे के सारे कंट्रीज में नहीं, लेकिन जर्मनी में डेफिनेटली उनका परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस है और कुछ कुछ कंट्रीज में है। और कुछ कुछ कंट्रीज में उन्होंने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी रखे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स, राइट। सो दिस वाज अ एंटी यूएसएसआर अलायंस टू काउंटर बैलेंस यूएसएसआर का हेजेमनी एंड पावर इन यूरोप। ओके। तो ये उनका अलायंस था, ठीक है। दिस इज द हिस्ट्री इन वेरी ब्रीफ, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा। नाउ अभी 1991 में यूएसएसआर का डी एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया। और उसमें से बहुत सारे कंट्रीज निकल गए, जैसे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया एटसेट्रा। और यूक्रेन भी निकल गया, राइट। और जो मेजर पावर रहा उसके बाद, जो बाकी जिसमें उसमें से निकला, वो है रशिया, विच इज द मदर कंट्री ऑफ द यूएसएसआर, यस। राइट। सो दिस एंटी यूएसएसआर अलायंस नेटो, उसका अब कुछ मीनिंग रहा नहीं, क्योंकि यूएसएसआर का ब्रेकअप हो गया, वो हार गए, राइट। एसेंशियली दे लॉस्ट द कोल्ड वॉर एंड दे ब्रोक अप। सो फिर भी उन्होंने ये नेटो को जारी रखा। दे केप्ट नेटो स्टिल अलाइव और वो अलायंस स्थापित रहा। अब यूएसएसआर ब्रेकअप होने के बाद रशिया पूरा डिक्लाइन में चला गया कुछ कुछ वर्षों के लिए इन द 1990s। और 1991 में जब ये सब चल रहा था, तब नेटो ने एसेंशियली यूएस ने यूएसएसआर को एक गारंटी दिया था कि प्लीज अलाउ अस टू रीयूनिफाई ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, and we will give you the guarantee, the assurance that NATO will not expand even 1 inch eastwards. ये उन्होंने गारंटी दिया था यूएसएसआर को। and this guarantee will be valid even for the descendant states of the USSR like Russia. क्योंकि उस तरफ उस समय जो ईस्ट जर्मनी था, it was under the USSR's umbrella. Okay. It was an eastern power, और वेस्ट जर्मनी वाज अ वेस्टर्न पावर जो नेटो के अम्ब्रेला के अंदर था, राइट। तो दोनों अलग अलग कैंप्स में बटे हुए थे, जर्मनी के दो हिस्से। ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है ना, उनका एक बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जहां पर भी वो राज करते वहां पे वो ब्रेकअप करते, पार्टीशन करते। इंडिया में किया उन्होंने, उन्होंने क्या बोलते, कोरिया में किया, आयरलैंड में किया, जर्मनी में भी किया उन्होंने। जी हाँ। तो ये था वहां पे सिचुएशन। तो ईस्ट जर्मनी वाज अंडर द यूएसएसआर's हेजेमनी, इन्फ्लुएंस, अम्ब्रेला, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो जर्मनी को रीयूनिफाई करने के लिए उन्होंने ये अश्योरेंस दिया था
Okay. यूएसएसआर को कि हम नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे ईस्टवर्ड्स, किसी और को अंदर नहीं लेंगे नेटो में। ठीक है। सो द यूएसएसआर अग्रीड टू दैट, और फिर जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो गया। अब यूएसएसआर का ब्रेकअप होने के बाद रशिया बिकेम द मेजर पावर देयर, और वहां पे बोरिस येल्सिन वाज द लीडर एट द टाइम फॉर अ फ्यू इयर्स, and NATO immediately went back on the agreement. They started marching eastwards. One after the other उन्होंने काफी सारे छोटे छोटे कंट्रीज को अंदर लेना शुरू किया। They broke the guarantee कि जो उन्होंने यूएसएसआर को दिया था, ठीक है। सो बहुत सारे और कंट्रीज फिर नेटो में धीरे धीरे आने लगे। बाय द लेट 90s, बाय द अर्ली 2000s, बाय द मिड 2000s ये सब होने लगा। That's the pattern. That I'm giving you the big picture overall कि ये पैटर्न रहा है। So they broke their guarantee, ठीक है। सो अभी रशिया कुछ समय के लिए पूरा डिक्लाइन में चला गया, बिकॉज बोरिस येल्सिन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेस्टर्न पपेट एंड ही डिस्ट्रॉयड रशियाज इकोनॉमी। उसने क्या किया कि यूएसएसआर में क्या मॉडल था इकोनॉमिक, कि पूरा जो वेल्थ है नेशन का वो कलेक्टिवली ओन्ड था, बिकॉज इट वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, nobody had property and all that, but the common property of the country was held by the Communist Party. Okay. It was the custodian of the property and they managed the property and the wealth of the country. Yes. And the land and सब कुछ। अभी यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद बोरिस येल्सिन became the leader of Russia, और उसने ये सारी जो जनरेशंस की सेविंग्स थी ये लोगों की, उसने कुछ कुछ लोगों में बांट दी, वो जो सो कॉल्ड ओलिगार्क्स। ठीक है, तो उसने वो प्राइवेटाइज कर दिया। वो सारी जो कितने सारे जनरेशंस की सेविंग्स थी, पूरी वेल्थ यूएसएसआर की, उसने ये कुछ कुछ लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट जो जिनको ओलिगार्क्स कहते हैं, उनके हाथ में सौंप दिया, और इन्होंने डेलिबरेटली सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया वेल्थ। दे रूइंड द कंट्री, दे रूइंड द इकोनॉमी। यूएसएसआर, आई मीन रशिया बहुत ही बुरी तरह से इकोनॉमिक डिक्लाइन में चला गया एज लॉन्ग एज बोरिस येल्सिन वाज इन पावर। फिर लेट 90s में या अर्ली 2000 में, एग्जैक्टली कौन सा वर्ष है मुझे याद नहीं है, देन व्लादिमीर पुतिन कम्स टू पावर। ही इमीडिएटली वेंट टू वर्क टू अरेस्ट द डिक्लाइन ऑफ द इकोनॉमी, एंड धीरे धीरे ओवर द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 2000s he stopped the bleeding essentially of the economy, और उसने इकोनॉमी को थोड़ा सिक्योर फिर से कर दिया, और उसने मिलिट्री स्ट्रेंथ को वापस बढ़ाना शुरू किया। सो बाय 2010 द इकोनॉमिक सिचुएशन वाज मच बेटर, ठीक है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गया था फिर से, और मिलिटरीली वापस रशिया एक ग्रेट पावर बन गया। और अभी यूक्रेन की बात करते हैं, ठीक है, हम नेटो की बात करते हैं। सो दैट इज नेटो। तो ये नेटो का कंसेप्ट है। इट वाज एंटी यूएसएसआर अलायंस, इट वाज एंटी यूएसएसआर, लेकिन यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद भी ये जारी रहा, एंड दे केप्ट एक्सपांडिंग ईस्टवर्ड्स, एंड इट बिकेम एन एंटी रशिया अलायंस। अभी एक और बात है इसमें, कि व्हेन व्लादिमीर पुतिन केम टू पावर, ही प्रपोज्ड कि रशिया वांट्स टू जॉइन नेटो, प्लीज अलाउ अस टू जॉइन नेटो। अगर ये अलाउ किया होता उन्होंने, तो सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया होता, बट दे रिफ्यूज्ड इट। उन्होंने कहा कि हमें रशिया का एंट्री मंजूर नहीं चाहिए, ठीक है। So the US is essentially the major power in North America and in Europe also. So आज के सिचुएशन में ऐसा है कि यूरोप में दो पावर्स है, मेजर पावर्स, हेजेमनिक पावर्स। वन इज रशिया, the other is the United States. अब नेटो की हम बोलते हैं नेटो, but it is nothing but the disguised face of the US, United States. ठीक है? So the US has nuclear weapons stationed in Turkey, in I think Germany में होगा शायद, टर्की में तो है, और नेदरलैंड्स में भी है। So if और उनका परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस जर्मनी में है, इटली में है, टर्की में भी है, एटसेट्रा। अगर एक देश का दूसरे देश के धरती के ऊपर परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस है, उसका एक ही इंटरप्रिटेशन है कि ये जो जिस देश के धरती में दूसरे कंट्री का प्रेजेंस है, दैट कंट्री इज ऑक्यूपाइड मिलिटरीली बाय द अदर कंट्री। दैट इज द ओनली वे टू सी इट। टेक्निकली इट इज यूएस, इवन जापान। अब अगर आप जापान को देखेंगे, आफ्टर 1945 उनके जापान की धरती के ऊपर यूएस का परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस है। कोई लोग जानते नहीं है इसके बारे में। सो जापान इज स्टिल अंडर अमेरिकन मिलिट्री ऑक्यूपेशन टुडे। ये सिचुएशन है, ठीक है। सो वेस्टर्न यूरोप में यूएस का हेजेमनी है, एंड दे वांट टू अंडरमाइन रशिया, बिकॉज and there is you could say there is a valid reason for it, because Russia today has the world's largest nuclear weapons arsenal. ठीक है, उनके they have more nuclear missiles, nuclear weapons and warheads than the United States. Than the US, yeah. Than the US. So they are a major power militarily, and they also have a very good military. तो ये situation है आज. It's a bipolarization in Europe, etc. And that is what NATO is. So I hope that answers your question. Absolutely it does. कि जो NATO, is it just a defensive alliance? क्या ये सिर्फ डिफेंस के लिए है? अगर ये डिफेंसिव अलायंस होती
तो वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड्स एडवांस नहीं करती रहती, कांस्टेंट एडवांसमेंट, ठीक है। एंड अब देखिए सिचुएशन, उन्होंने रशिया को एनसर्कल किया है जियोग्राफिकली एंड मिलिटरीली, यूएस के परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस है कुछ कुछ कंट्रीज में, और नेटो के जो देश है दे उनके उनके ये कुछ देश है उनकी, इनकी धरती के ऊपर यूएस मिलिट्री मिसाइल, आई मीन न्यूक्लियर मिसाइल्स भी है, व्हिच आर ऑल पॉइंटेड टुवर्ड्स रशिया। सो दिस इज एन ऑफेंसिव अलायंस। यस, ओके। अगर रशिया ऐसा करता कि वो क्यूबा में, कनाडा में और मेक्सिको में परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस एस्टेब्लिश करता और वहां पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन करता जो यूएस के ऊपर पॉइंटेड है, देन यू वुड से दैट रशिया इज बीइंग हाइपर अग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट। बट रशिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यूएस एग्जैक्टली ये चीज कर रहा है। इट इज एनसर्कलिंग रशिया, इट इज प्लेसिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स वेरी क्लोज टू द रशियन बॉर्डर्स, इट इज पॉइंटिंग देम एट मॉस्को एंड अदर प्लेसेस। सो आप बताइए मुझे लॉजिकली कौन अग्रेसिव है, कौन एक्सपेंशनिस्ट है और कौन डिफेंसिव है? क्लियर ना? बिकॉज ही रियलाइज्ड कि भाई अपना देश बचेगा नहीं वरना नहीं बचेगा। So it's a defensive posture that he has absolutely adopted. Absolutely.